हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि अगले 110 डेज़ में हम अपनी तैयारी को किस तरह से स्ट्रीमलाइन करें जिससे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 और यूपीएससी प्रीलिम्स ही नहीं, पूरा यूपीएससी हम आसानी से क्रैक कर सकें। तो टाइम बहुत की एसेंस बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ में, और अब हमें देखना है कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से किस तरह से टाइम को बेस्ट यूटिलाइज हम करेंगे जिससे कि हम इस एग्ज़ाम में सफलता पा सकें। तो गाइज़, पहला जो राउंड है वो प्रीलिम्स राउंड होता है और ये काफ़ी डरावना राउंड होता है ज़्यादातर बच्चों के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 लाख बच्चे जो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं उनमें से केवल 11,000 to 14,000 जो है वो नेक्स्ट राउंड मतलब कि मेंस तक जाते हैं। बाकी लोगों के लिए या तो यहाँ पे ड्रीम उनकी ख़त्म हो जाती है या फिर उनका एक जो प्रेशियस अटेम्प्ट है वो वेस्ट हो जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव राउंड होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से कभी कभी आते हुए अच्छा खासा हमारा जो एक अटेम्प्ट है वो बर्बाद भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है इस राउंड की, ये एक क्वालिफाइंग राउंड है, मतलब कि इसके जो मार्क्स हैं वो आपके नेक्स्ट राउंड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। काफ़ी डरावना है क्योंकि यहाँ पे जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए प्रीलिम्स में? पिछले कुछ सालों से अगर हम एनालिसिस करें तो हम ये देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो 104 से 116 के आसपास आती है। तो सेफ स्कोर हम एज्यूम करके चलते हैं कि 120 होना चाहिए। एटलीस्ट 2020 के लिए 120 एक सेफ स्कोर हम एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज 2020 में एक एडिशनल जो है हमें कुछ मंथ्स मिले हैं, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था सबके लिए, बिकॉज कुछ लोग वर्किंग थे, कुछ लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे थे। बट अभी प्रीलिम्स 2020 एक यूनिक प्रीलिम्स होगा जो आप फेस करेंगे, बिकॉज ये पहली बार ऐसा होगा जब सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और सभी लोग इस वक्त तैयारी करने वाली मूड में हैं, सीरियस हैं और सभी लोग काफ़ी अच्छे से जुड़ गए हैं, बिकॉज उनको ये एक गॉड सेंड है, गॉड गिफ्ट है, जहाँ पे हमें एडिशनल टाइम कुछ मिला है प्रिपरेशन के लिए। तो GS1 में हमें 120 मार्क्स लेकर के आने हैं एटलीस्ट। GS2 जो है क्वालिफाइंग होता है, इसमें हमें केवल जो है 66 मार्क्स लेकर आने हैं। 120 मार्क्स का मतलब है या तो आप 60 क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी से करें, तो 120 60 इंटू 2 इज़ 120। ये एक इम्प्रोबेबल सिनेरियो है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। कोई भी कितना भी जीनियस हो, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक ना निकले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हमारे पास दूसरा सिनेरियो ये होगा कि हम 85 से 88 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करें, उसमें से 18 से 20 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे, तो ये अचीवेबल एक टारगेट हो जाता है जहाँ पे हम 88 क्वेश्चंस के आसपास जो है अटेम्प्ट करके आएँ। उसमें से 20 अगर हमारे गलत हो जाते हैं, 68 क्वेश्चंस अगर हमारे सही होते हैं, तो हमारा जो एक मार्क्स है वो अल्टीमेटली 120 का जो स्कोर है वो हम अचीव कर लेंगे। अब कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। तो हमें वो नहीं पढ़ना जो दिया हुआ है, हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान बह रहा है बस आप हाथ डालिए और बटोरते जाइए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें एक बहुत प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है और वही सिलेबस हमें पढ़ना है और उस सिलेबस को जो है छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। आज हम देखेंगे कि कैसे हमें चंक्स में डिवाइड करना होता है। टोटल हमें 7 बड़े सब्जेक्ट्स टैकल करने हैं: करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो ये सब्जेक्ट्स हमें टैकल करने हैं। अब अगर हम इनका अलग अलग सब्जेक्ट्स का हम वेटेज देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर इधर आप देखिए, ये करंट अफेयर्स का ये वाला सेक्शन है, तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो हर साल काफ़ी ज़्यादा रहा है। करंट अफेयर्स का वेटेज अगर हम 2015 से देखेंगे तो काफ़ी हाई वेटेज है करंट अफेयर्स का। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो एक बड़ा वेटेज देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री का भी काफ़ी वेटेज होता है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी का एक ऑप्टिमल वेटेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ज्योग्राफी का वैरी करता रहता है। पॉलिटी की अगर हम बात करें, पॉलिटी अगेन काफ़ी वेटेज है, स्पेशली अगर हम 2017 में देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज था, बाकी ईयर्स में थोड़ा सा कम रहा है। देन इकनॉमी का वेटेज भी काफ़ी कुछ है। इकनॉमी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकनॉमी का भी काफ़ी वेटेज होता है। साइंस एंड टेक का कम है रिलेटिवली, और एनवायरनमेंट का भी वैरी करता रहता है, तो एनवायरनमेंट का भी एक अच्छा खासा वेटेज हमें देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे सभी सब्जेक्ट से एटलीस्ट आएंगे।
तो अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रभु क्या है करंट अफेयर्स का, ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। आपको बस जो है ध्यान रखना है और एक कीन सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप करना है। कौन ये है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। अब करंट अफेयर्स को हम कैसे टैकल करें, हमें न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों चीज़ें। तो हम जो है CNA बनाते हैं जहाँ पे हम करंट अफेयर्स का जो भी आ सकता है मेंस एग्ज़ाम से, उसके लिए हम करंट अफेयर्स का मेंस पर्सपेक्टिव से CNA में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा आपको civilstayari.com/डेली करंट अफेयर्स वाला जो टैब है वहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं और कल से हम TNA उसको अपडेट TNA के फॉर्मेट में लाने लगेंगे। तो TNA आपका डेली जो है 3 बजे दोपहर में अपलोड हो जाया करेगा। तो आप करंट अफेयर्स अपना स्ट्रैटेजी, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप नोट्स बना पाएँ, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए आप TNA हमारा वॉच कीजिएगा। साथ साथ सुबह सुबह मैं द हिंदू से जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इंडियन एक्सप्रेस से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको हाईलाइट करके डाल देती हूँ। तो आप ये TNA के साथ साथ ये एक बार देख लीजिए, TNA में वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ें आप देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंथली बेसिस पे आपको जो है कोई भी करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन फॉलो करनी है। विजन की कर सकते हैं और अगर किसी इंस्टीट्यूट की आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी, नीड होगी, तो हम जो है करंट अफेयर्स मैगज़ीन के वीडियोस बना देंगे। मैं किसी इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, एक जो भी वहाँ से टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स के बेसिस पे हम वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको ईजी हो जाए करंट अफेयर्स का मंथली बेसिस पे कवर करने के लिए। और उसके साथ साथ आपको राज्यसभा का बिग पिक्चर देखना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अभी देखें तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ करिए तो आपका करंट अफेयर्स का होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। देन हम PIB के भी नोट्स आपको जो है वीकली बेसिस पे PIB के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, PIB के नोट्स मिलेंगे आपसे वीकली बेसिस पे कल से, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपका होलिस्टिक मैनर में करंट अफेयर्स हो जाएगा। इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स अंडर दी सन और नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और अगर पूछा भी जाता है तो भी हम 80% जो भी करंट अफेयर्स है इतने सोर्सेज से कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हमें स्पेक्ट्रम की पढ़नी है बुक, आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप चाहें तो विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं और कोई हिस्ट्री की बुक चाहें जो भी आपको अच्छी लगती हो आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। स्पेक्ट्रम मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये काफ़ी एग्जॉस्टिव बुक है और सभी चीज़ों को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से कवर करती है। बल्कि जो मोटी वाली बुक है, जो नया एडिशन है, वो इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी रेलेवेंट है। एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की अगर बात करें तो आप तमिलनाडु बोर्ड की जो है बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोस भी हमने बनाए हैं और कल से अगेन हिस्ट्री के वीडियोस आपको सुबह सुबह मिल जाया करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आर्ट्स एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ 11th क्लास की फाइन आर्ट्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगी, दोनों पढ़ लेंगे तो काफ़ी इतना सफिशिएंट होगा। MCQ पोर्शन जो है आपको सॉल्व करना है, स्टैटिक जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर्स के हिस्ट्री के MCQs आपको सॉल्व करने हैं। डेली बेसिस पे आपको एटलीस्ट जो है आप ये टारगेट लीजिए कि 10 आपको जो है करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व करने हैं और 10 आपको जो है ये स्टैटिक पोर्शन के करने हैं हर सब्जेक्ट के। तो एटलीस्ट 10-10 का आपका जो है रेशियो बना के चलिए, कम से कम इतना आपको एटलीस्ट करना ही करना है। जो ब्रेक टाइम है उसमें आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, 5-10 जो भी आप कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको मिले MCQs आप उनको सॉल्व कीजिए। पॉलिटी के लिए हमें क्या करना है, अगर पॉलिटी के आपको पूरी के नोट्स मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर ये नहीं मिलते हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है, 6th एडिशन है, काफ़ी अच्छा है, लक्ष्मीकांत की आप बुक पढ़ सकते हैं। बेयर एक्ट आपको ज़रूर रेफ़र करनी है, PM बख्शी की आप इसके लिए बुक रेफ़र कर सकते हैं। और 11th और 12th की NCERT मस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th और 12th की NCERT पॉलिटी के लिए, काफ़ी इससे फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे। और कभी कभी फंडामेंटल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। MCQ जो है स्टैटिक पोर्शन के आपको सॉल्व करने हैं और आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। फिर इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, 12th की NCERT पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट अब क्या ही होगा ये तो हम नहीं कह सकते, तो कई इस यूनियन बजट की जगह अब हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा और जो भी गवर्नमेंट जो है जो भी डिसीजन लेती है
उसको देखना होगा। हो सकता है यूनियन बजट दोबारा से रिफ्रेम हो, ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होगी। इकोनॉमिक सर्वे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और श्री राम की जो बुक है, नोट्स हैं या फिर आप बुक खरीद सकते हैं, इसका फर्स्ट एडिशन आउट हो चुका है, तो बुक से आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, एज़ कम्पेयर टू नोट्स मुझे बुक ज़्यादा अच्छी लगी। फिर हमारे जो है वीडियोस को भी आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के, वीकली बेसिस पे ये डेली बेसिस पे ये अपडेट होंगे, तो इनको आप देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एनसीईआरटीज़ और श्री राम के नोट से कवर कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, कवर कर लीजिएगा। अब एमसीक्यू आपको करने हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की आपके नोट्स मिल जाएंगे। शंकर आईएएस की आप बुक पढ़ सकते हैं। 9th 10th जो आईसीएसई बोर्ड है उसकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की आप बुक पढ़ सकते हैं। साथ में आपको इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी है, इसका मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये भी आपको मिल जाएंगे। और एनवायरनमेंट की अगर आप कहेंगे सीरीज़ हम चला देंगे, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियोज़ की हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। जिस जिस सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिएगी उस सब्जेक्ट की हम बना देंगे। वैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि एक एज ए कोचिंग जैसे कराती है, वैसे सारे सब्जेक्ट्स की आपकी सीरीज़ जो है एक होलिस्टिक मैनर में आपके लिए लेकर के आऊँ। ज्योग्राफी, सॉरी मैं मेंशन करना इधर भूल गई हूँ। ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ये काफ़ी मस्ट है। और अगर इतना, उसके साथ साथ आपको जो है करंट अफेयर्स करना है। हमारे कुछ वीडियोस ज्योग्राफी के हमने डाले हुए हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। साथ साथ और भी वीडियोस डाल दिए जाएंगे, तो उनको आप कवर कर लें तो काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपको जो है ज्योग्राफी का अगर आप चाहें तो खुद से भी आप जो है पढ़ सकते हैं। एक तो 11th 12th एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, उसके अलावा करंट मैप में जो भी आपका मैप बेस्ड हो, उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी के लिए मेरे को जो है बुक अच्छी लगती है पेरियार पब्लिकेशन की। और अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें आपको जो है बेसिक चीज़ें देखनी है, तो आप उसके लिए आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। फिर अप्रोच क्या है, देखिए 4 तरह के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे। एक तो होगा शॉर्ट शॉट, जो आपको आता ही आता है, आपको वो अटेंड करना है। सारे जो जितने भी शॉर्ट शॉट हैं, पहले राउंड में आपको सारे शॉर्ट शॉट वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर दूसरे राउंड में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें से आप 2 एलिमिनेट कर पाएंगे और 2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से आपका 50-50 होगा। तो अब आप इसको अटेंड करिए, पूरे जितने भी 50-50 वाले हैं सारे आपको अटेंड करने हैं। कोई भी दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो आप टिक कर दीजिए। बाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ से जो है पॉजिटिव गेन होगा। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें से आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे और फिर 3 ऑप्शन बचेंगी। अब ये जो 3 ऑप्शन हैं, इसमें से फाइनली आपको 3 में से 2 में कन्वर्ट करना है। किसी भी तरह एक और ऑप्शन आपको एलिमिनेट करनी है। तो एज फार एज पॉसिबल जो भी आपके 3/4 वाले क्वेश्चन हैं, जहाँ पे आपने एक एलिमिनेट कर दिया है, 3 ऑप्शंस बची हैं, उनको आपको कोशिश करनी है 50-50 में कन्वर्ट करने की। और उसके बाद अगर वो 50-50 में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको उसे अटेंड करना है। तो बेसिकली आपको ये तीनों तरह के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम अटेंड करने हैं। ये 100% करने, ये 100% करने हैं। ये एज़ फार एज़ पॉसिबल 75% यहाँ कोशिश कीजिए कि ये भी आप अटेम्प्ट कर लें। जो आपके 3/4 वाले हैं उनको आप कोशिश कीजिए 50-50 में कन्वर्ट करने की और फिर उनको अटेम्प्ट कर दीजिए। अब जिनमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं है उनको आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। तो आपको ये सिर्फ 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस अटेंड करने। कुछ हैक्स और टिप्स मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन है जहाँ पे कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में आप इन 2 चीज़ों को देखिए। पहला, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के ऊपर रखता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर रखता है। मतलब अगर 1 सही होगा तो 2 गलत होगा, और अगर 2 सही होगा तो 1 गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इसमें से 2 चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आपका ऑल ऑफ दी नीदर बोथ 1 and 2 तो नहीं हो सकता, और ये तो आपने ये एक एलिमिनेट कर दिया। अब या तो 1 ओनली होगा या 2 ओनली होगा, या फिर नीदर 1 नॉर 2 होगा। तो यहाँ पे आपने एक एलिमिनेट आसानी से कर दिया है। यूजुअली जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होते हैं तो या तो 1 ओनली होता है या 2 ओनली होता है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास बचे केवल 2 ऑप्शन, और हमने अभी देखा था अगर 50-50 होता है तो हमें अटेम्प्ट करना है। जो अच्छा लगे इनमें से आप उनको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतनी तो आपको बेसिक नॉलेज होगी कि आप इन दोनों में से एक पे रीच कर सकें। तो बेसिकली आप यहाँ पे अटकेंगे कि दोनों सही हैं क्या, तो दोनों ऐसे केसेस में कभी सही नहीं हो सकते।
सकते, और नीदर 1 नॉर 2 भी नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या फिर 2 ओनली होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से दोनों स्टेटमेंट से कोई एक स्टेटमेंट सही होता है। फिर दूसरा, एलिमिनेट 1 एंड गेट राइट आंसर। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको जो है और ऐसा आपको बहुत मिलेगा, ऐसा आपको यूपीएससी के एक्चुअल एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे जहाँ पर अगर आपने एक पर्टिकुलर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आप जो है सही आंसर पे पहुँच जाएंगे। अब ये एक रियल एग्ज़ाम का पेपर है, ये रियल क्वेश्चन, ये मतलब एक्चुअली यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में आया था। यहाँ पे आप देखिए, एक को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो अपने आंसर पे पहुँच जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, पहले लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में स्वतंत्रता पार्टी थी। हो सकता है इसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो। दूसरा कहता है लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ था 1969 में। और तीसरा ऑप्शन कहता है इन लोकसभा में अगर एक पार्टी के पास मिनिमम 75 मेंबर्स नहीं हैं तो इसका लीडर जो है रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता लीडर ऑफ अपोजिशन से। हो सकता है आपको पहला ना पता हो, दूसरा ना पता हो, तीसरा आपको ज़रूर पता होगा। 2015 में बहुत अप्रोर हुआ था लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के, और हमें तब बताया था कि कोरम जितना होता है मिनिमम 10% जो है आपका टोटल जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है या किसी भी हाउस का स्ट्रेंथ होता है वो कोरम कहलाता है। तो कोरम जो है, कोरम के बराबर अगर किसी पार्टी ने कम से कम मेंबर्स हों तभी वो पार्टी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज होती है, ऐसा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में है। तो 75 तो हमारा कोरम है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखिए 3 को एलिमिनेट कर दिया तो 1 एंड 3 गलत हो गया, 2 एंड 3 गलत हो गया, 1 2 एंड 3 गलत हो गया। हम अपने आंसर पे डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गए, और ये एक्चुअल पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से कुछ ऐसे आपके मतलब होते हैं स्टेटमेंट, अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया तो आप बाकी सही आंसर से पहुँच जाएंगे। जब आप शुरू में इनको पढ़ेंगे तो लगेगा ये क्वेश्चन हमसे निकलने वाला नहीं है, इसीलिए आपको पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ना है और फिर ऑप्शंस देखने हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है वेदर आपसे एक क्वेश्चन होगा या नहीं। ऑफन क्या होता है कि हम जब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं वहीं से डर जाते हैं और क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की गलतियां आप ना करें, इसीलिए मैं आपका यहाँ पे ध्यान खींच रही हूँ। ओवरऑल टिप्स आपको क्या देखने हैं, देखिए चांसेस अगर ऑल ऑफ दी अबव क्या करेक्ट होने के केवल 34% होते हैं और नन ऑफ दी अबव करेक्ट होने के 21% होते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं नोटा में तो नोटा को ना ही लगाइएगा। फिर अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स, जैसे कि ओनली आ गया, ड्रास्टिकली आ गया, मोस्टली आ गया, ऑल आ गया, नन आ गया, इनॉर्मसली आ गया। चांसेस हैं कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन गलत होगा। एक्सट्रीमिटी तो हमें रखनी नहीं है। एज अ सिविल सर्वेंट हम जो है हमेशा मिडिल पाथ को लेकर के चलेंगे, एक्सट्रीमिटी हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। जहाँ तक हो सके ये अपनी जो है दिनचर्या में भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए, एक्सट्रीमिटी हमें नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चांसेस जो है करेक्टनेस के कुछ वर्ड्स के जो मिडिल वाले होते हैं जैसे कैन, कुड, शुड, माइट, इनके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बहुत अगर एक्यूरेट नंबर दिया हो, एकदम आपको दिया हो कि मान लीजिए जो 16, मान लीजिए आपको दिया हो कि जो हमारा IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मान लीजिए ये दिया हुआ कि 679 किलोमीटर ऊपर है अर्थ से, तो ये इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एकदम जो एक्यूरेट नंबर होता है ना, किसी को याद नहीं रहता, तो एक्यूरेट नंबर अगर दिया है तो वो बहुत हद तक गलत हो सकता है और उनमें जो है गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ओवरऑल टिप्स हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे हैक्स वर्क करें, बहुत मतलब ये टिप्स हैं जिनको आप अल्टीमेटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। इसको इंटेलिजेंट गेसिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा, नॉलेज के बेसिस पे पहले एलिमिनेट कीजिएगा। बिल्कुल जब आपके पास कोई चारा ना हो, आपको 3 में से जब 1 हटाना है, उस वक्त आपको इस तरह की जो हैक्स हैं वो यूटिलाइज़ करनी होंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा टारगेट सेटिंग। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जो है डरते हैं। हम यूजुअली अपने गोल्स को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर लेते हैं, हम डे ड्रीमिंग करते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बहुत यकीन होता है। ऑफ़न हम अगर हम बात करें टाइम की, तो हम टाइम को यूजुअली जो है अपनी पावर्स को, अपनी वर्किंग पावर को ओवर एस्टिमेट करते हैं और टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब कि हमें लगता है कि अभी बहुत समय है और हमें लगता है कि हम कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो ये जो हमारी टारगेट सेटिंग है, हमें इस तरह से करनी है कि हम अपने रियलिस्टिक जितना हो सके उतने हद तक रियलिस्टिक वे में अपनी टारगेट को सेट करें।
अब ये देखिए, टारगेट सेटिंग के लिए मैं हमेशा टास्क टेबल का यूज़ करती हूँ। टास्क टेबल का मतलब होता है कि हमने क्या किया, एक दिन का सुबह सुबह हमने टास्क डिवाइड कर लिए कि आज इतना इतना काम करना है, तो हमारा फिर पूरा डे टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने में लग जाता है। ऐसे में हम जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको कम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीधे सीधे हमें पता होता है कि हमें ये टास्क करने हैं। तो आप पूरे डे को टास्क टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं, टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, और अपने काम करने के लिए एम्पल ब्रेक दीजिए। आपको एमसीक्यू भी उस टास्क में इनकॉर्पोरेट करने हैं, और डेली आंसर राइटिंग का जो मेंस वाला है वो भी इनकॉर्पोरेट करना है। एटलीस्ट 4-5 वीक्स तक, आने वाले 5 हफ्ते तक आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग भी करनी है। साथ साथ आपको ऑप्शनल भी इन 5 हफ्तों में करना है, जिससे कि आपका जो है ऑप्शनल भी तैयार हो सके। न्यूज़पेपर्स आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट अगस्त 2020 तक का न्यूज़पेपर आपको डेली कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। अगस्त 2020 तक के क्वेश्चंस आने की पूर्णतः संभावना है। अब देखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम शिफ्ट हुआ है तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का करें। तो आपको जून 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक मिनिमम आपको करना है। अगर आप इसको चाहें तो एक महीना और आगे मई से आप कर सकते हैं। मई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 का तक आपको जो है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। अगस्त के बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एक महीने पहले तक हमारे एग्ज़ाम्स जो है सेंटर तक पहुंचने लगते हैं, पेपर हमारा सेट हो जाता है। तो हमें अगस्त तक का ज़रूर पढ़ना है। जो सैम्पल टारगेट है आने वाले वीक का, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो वीकली बेसिस पे संडे को आपको जो है, मंडे की सुबह आपको टारगेट दे दिया जाएगा, या आप कहेंगे तो संडे को आपको टारगेट पोस्ट कर दिया जाएगा। डेली बेसिस पे आपको वो टारगेट्स जो है अचीव करने हैं। मैंने यहाँ पे टाइम भी साथ में डाला है, क्योंकि कुछ बच्चों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत होगी। तो फिलहाल मैंने जो टारगेट्स बनाए हैं उसके साथ साथ टाइम भी अलॉट किया है, किस टाइम पे क्या करना है। तो टाइम टेबल के रूप में बनाया है, पर मैं इनको एग्जैक्टली टाइम टेबल के फॉर्म में नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा कभी कभी होता है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे एक्सपैंड हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट हम कम टाइम पे कर पाते हैं। इसीलिए यूजुअली आपको क्या करना है, जो हमें टास्क दी है वो हमें कंप्लीट करने हैं। वो हमारा आधे घंटे में हो, 1 घंटे में हो, 1.5 घंटे में हो, ये आपको देखना है, बट उतना हमें टास्क डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। तो गाइस, ये आपका डेली वर्क शेड्यूल है वीक 1 के लिए। 15 जून से लेकर के 22 जून तक का है आपका। मंडे को आपको मॉर्निंग में अगर आप कोशिश करें तो हिस्ट्री शुरू सुबह सुबह अगर आप पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। आप चाहें तो इसको आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, ये आपके हिसाब से है। मैंने सिर्फ आपको ये टाइम्स जो हैं, अगेन मैं आप बता देती हूँ कि सिर्फ एक जो है पॉइंटर के रूप में दिए हैं। आप कभी भी इन टाइम्स को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है, बट डेली टास्क जो है वो आपको कंप्लीट करना है। मंडे में आपको क्या पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक पीरियोडाइजेशन, ये आपको पढ़ना है। अब ये माइक्रो टॉपिक्स हैं। माइक्रो टॉपिक्स के अंदर क्या सब टॉपिक होंगे, इनकी लिस्ट मैं आपको जो है आज पीडीएफ के फॉर्मेट में चैनल पे डाल दूँगी, कल मॉर्निंग में डाल दूँगी, जिससे कि आप देख सकें कि एक टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। तो ये प्री हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन आपको पढ़ना है मंडे को सुबह। ऑलरेडी इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, आधे घंटे का वीडियो है, तो आराम से 7 से 7:30 के बीच में ये आपका कवर हो सकता है। फिर आप ब्रेक ले सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ और चाहें तो कर सकते हैं, बीच में मैंने टाइम खाली छोड़ा है। फिर आपको 9 बजे के आसपास सीएनए डल जाएगा, तो सीएनए देखना है आपको। उसके बाद सीएनए के बाद एक ब्रेक लेकर के जो सीएनए में क्वेश्चन दिया गया है उसकी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे प्री हिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, आप चाहें तो करंट की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे तो आप स्टैटिक की प्रैक्टिस कीजिए, आपके ऊपर है, पर आपको एक आंसर ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपको जो है क्योंकि हम हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के साथ साथ हम कल्चर पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा साथ में कंप्लीट होता जाए। तो कल्चर में पहला टॉपिक है आपको विजुअल आर्ट में आपको विजुअल आर्ट्स कुछ पढ़नी है। विजुअल आर्ट के में हमने डिवाइड किया है बहुत सारे सब चैप्टर्स में, मतलब डेली 5-6 दिन आपको लगातार सबसे पहले आपको विजुअल आर्ट कवर करनी है। तो विजुअल आर्ट आप पढ़ सकते हैं, नितिन सिंघानिया से डायरेक्टली आप देख सकते हैं। फिर आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है ऑरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। फिर आप उसके बाद ब्रेक ले सकते हैं, विजुअल आर्ट के तुरंत बाद आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, या ब्रेक आप ले सकते हैं बीच में। फिर आपके लिए 3 बजे हमने बताया था टीएनए आ जाएगा, तो आपको 3 बजे टीएनए देखना है। उसके बाद एक ब्रेक लेकर के आप क्विज़ करेंगे। मतलब अब आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली है, हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, सीएनए पढ़ लिया आपने,
टीएनए पढ़ लिया आपने तो काफ़ी कुछ आपने जो है सब्जेक्ट पढ़ लिया है। मूड फ्रेश करने के लिए आप जो है क्विज़ करेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। यहाँ पे आपको स्टैटिक प्लस करंट दोनों सॉल्व करने हैं, या तो इक्वल मात्रा में, या फिर करंट आप 10 कीजिए और स्टैटिक आप 20 के आसपास कीजिए। उसके बाद आप शाम की शिफ्ट में हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर अपना ऑप्शनल पढ़ेंगे, और रात में आप इकोनॉमिक्स का एक बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, मतलब जो जनरल डेफिनेशंस होती हैं उनको आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप इतना आपको डेली बेसिस पे मंडे में कवर करना ही करना है। तो मंडे की आपकी टास्क क्या हुई? प्री हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन है वो, सीएनए देखना है आपको, करंट वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, विजुअल आर्ट पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ना है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन आपको कुछ पढ़ना है, कुछ लॉस यहाँ पे पढ़ने हैं, फिर आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक कुछ पढ़नी है, जो डिमांड सप्लाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको रिफ़्रेश करनी है। ये आपका मंडे का टास्क हुआ। ट्यूसडे में आपको क्या पढ़ना है? ट्यूसडे में पेस्टोरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है, फिर सीएनए हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, विजुअल आर्ट 2 ये पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अगेन आपको पढ़ना है, फिर टीएनए देखना है, उसके बाद हिस्टोरिकल इवोल्यूशन आपको कंटिन्यू होगा ये, फिर ऑप्शनल का आपको जो है कुछ टॉपिक्स यहाँ से पढ़ने हैं, इकनॉमी के बेसिक्स आपको देखने हैं। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। ये आपके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं। इसी तरह से हमने जो है डेली बेसिस का जो बनाया हुआ है, डेली बेसिस पे आपको क्या क्या करना है, टास्क टेबल्स बनाई हुई हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो कि हमें हमारे लिए अच्छा है, वर्क कर पाएगा, तो आज का जो पीडीएफ है, मतलब अगर आपको पसंद आया हो तो मंडे से आपको पीडीएफ मैं डाल दूँगी। अगर पसंद आया होगा तभी डालूँगी, नहीं तो ये मेरे लिए पर्सनल है, मैंने अपने लिए बनाया है, मीन्स मेरी पढ़ाई के लिए नहीं, कुछ बच्चों ने बोला था उनके लिए बनाया है। तो अगर आपको भी ये फॉलो करना है, आप चाहते हैं कि स्केड्यूल को आप भी फॉलो करें, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपका ये चैनल पे डाल दूँगी। एक बार आप देख सकते हैं क्या क्या हमने किस तरह से जो है डिवीज़न किया है, माइक्रो टॉपिक्स में क्या सब टॉपिक पढ़ने हैं, ये भी चीज़ें आपके लिए डाल दी जाएंगी। तो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।